विद्रोह की एक चिंगारी जो देखते ही देखते एक ऐसी आग बन गई जिसने पूरे मध्य भारत को अपनी चपेट में ले लिया। कितना दमदार विचार है ना। चलिए इसी के साथ आज की बात शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 1857 के उस महान विद्रोह की। हम इसकी कहानी को परत दर परत खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। इसने ना सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी, बल्कि आने वाले भारत की नींव भी इसी ने रखी। तो चलिए बिना किसी भूमिका के सीधे चलते हैं कहानी के बीच में, एकदम एक्शन के सेंटर में। हम शुरुआत ठीक उस पल से करेंगे जब ये चिंगारी भड़की थी, और देखेंगे कि आखिर कैसे एक सिपाही की छोटी सी बगावत पूरे देश में एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो गई। और यकीन मानिए, सब कुछ बहुत बहुत तेजी से हुआ। देखिए, 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने ब्रिटिश अफसरों के खिलाफ आवाज उठाई। नतीजा, 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन अंग्रेजों को लगा कि यह मामला यहीं दब जाएगा, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। उनकी शहादत ने तो आग में घी का काम कर दिया। और फिर ठीक 1 महीने बाद 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने खुल्लम खुल्ला बगावत कर दी और सीधा दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। अब देखिए, दिल्ली पहुंचकर इन सैनिकों ने एक ऐसा दांव खेला जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने उस वक्त के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो कि सिर्फ नाम के बादशाह रह गए थे, उन्हें अपना नेता घोषित कर दिया। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मूव था। एक कोशिश थी पूरे भारत को एक झंडे के नीचे लाने की। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना गुस्सा अचानक से कहाँ से आया? जी नहीं, ये गुस्सा रातों रात पैदा नहीं हुआ था। इसके पीछे थीं सालों की, बल्कि कहूँ तो एक सदी की शिकायतें। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और उन वजहों को कुरेदते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों की वजह से पिछले 100 साल से अंदर ही अंदर सुलग रही थीं। और इन वजहों में से एक बहुत बड़ी वजह थी लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। अब ये क्या थे? सीधी सी बात है, ये कंपनी की जमीन हड़पने की एक नीति थी। नियम ये था कि अगर किसी रियासत के राजा का अपना कोई बेटा, मतलब कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो वो रियासत, वो राज्य सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ जाएगा। बस इतनी सी बात। और इस नीति का असर देखिए, एक के बाद एक कई बड़े बड़े और अहम राज्य जैसे सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर और हाँ, झांसी, सब कंपनी के राज में मिला लिए गए। अब जाहिर सी बात है, इस कदम से जो भारतीय शासक थे, उनके मन में कंपनी के लिए जबरदस्त गुस्सा और अविश्वास भर गया। ये सब तो हो ही रहा था, लेकिन फिर आई वो एक चिंगारी जिसने इस पूरे बारूद के ढेर में आग लगा दी। और वो चिंगारी थी नई एनफील्ड राइफल के कारतूस। एक अफवाह या कहिए एक खबर तेजी से फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप है और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए मुंह से काटना पड़ता था। अब सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। इस एक चीज ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया और शायद पहली बार उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ खड़ा कर दिया। तो बस दिल्ली में जो आग लगी थी, वो जंगल की आग की तरह पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गई। तो चलिए अब वापस कहानी पर लौटते हैं और उन बड़े चेहरों, उन लीडर्स से मिलते हैं जिन्होंने अलग अलग जगहों पर इस बगावत की कमान संभाली। जैसा कि हमने देखा, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को नेता तो बनाया गया, लेकिन वो एक प्रतीक ज्यादा थे। असली लड़ाई तो जमीन पर लड़ी जा रही थी और इसे लड़ रहे थे स्थानीय नेता। कानपुर में संभाली नाना साहिब ने, लखनऊ में मोर्चा संभाला बेगम हजरत महल ने, और झांसी में तो थी रानी लक्ष्मीबाई। इन सब ने मिलकर अंग्रेजों को जबरदस्त टक्कर दी। और जब भी 1857 की बात होती है, एक नाम हमेशा सबसे पहले आता है, रानी लक्ष्मीबाई। वो बहादुरी का, हिम्मत का दूसरा नाम बन गई। झांसी में उन्होंने जिस तरह से अंग्रेजी फौजों का सामना किया, वो वाकई में एक ऐसी मिसाल है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ठीक इसी तरह लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली। उन्होंने भी कमाल का नेतृत्व दिखाया, और कुछ वक्त के लिए ही सही, पर उन्होंने अंग्रेजों को लखनऊ से खदेड़ दिया था। इससे पता चलता है कि ये विद्रोह किसी एक जगह या एक नेता तक सीमित नहीं था। ये कितना फैला हुआ था और कितने अलग अलग तरह के लोग इसमें शामिल थे। इतनी बहादुरी, इतने बड़े पैमाने पर फैले इस विद्रोह का अंत क्या हुआ?
सच तो यह है कि आखिरकार इसे अंग्रेजों ने बेरहमी से कुचल दिया, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अब हम देखेंगे कि इस विद्रोह के बाद क्या हुआ, इसके नतीजे क्या निकले और कैसे इसने भारत पर अंग्रेजों के शासन करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, विद्रोहियों के साहस में कोई कमी नहीं थी, वो बेमिसाल था। लेकिन वो एक साथ होकर भी बिखरे हुए थे, उनके पास कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। दूसरी तरफ थे अंग्रेज, जिनकी सेना ज्यादा संगठित थी, उनके पास बेहतर हथियार थे और इसी वजह से विद्रोहियों का उनके सामने टिक पाना बहुत मुश्किल साबित हुआ। लेकिन भारत में भले ही विद्रोह को दबा दिया गया हो, इसकी गूंज लंदन तक पहुंच चुकी थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में हड़कंप मच गया था। उन्हें समझ आ गया था कि अब चीजें पहले जैसी नहीं चल सकती। नतीजा, साल 1858 में एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कानून पास किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और इसी एक एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग 100 साल पुराने राज को एक झटके में खत्म कर दिया। तो अब बदला क्या? बदलाव ये हुआ कि भारत पर अब एक ट्रेडिंग कंपनी का राज नहीं था। सत्ता सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथों में चली गई। जो पद पहले गवर्नर जनरल कहलाता था, उसे एक नया नाम दिया गया, वाइसरॉय। और इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। तो क्या हम ये कहें कि विद्रोह पूरी तरह से फेल हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही सैनिक तौर पर ये असफल रहा हो, लेकिन अपने पीछे एक बहुत गहरी विरासत छोड़ गया। चलिए अब जरा इसकी लेगेसी पर नजर डालते हैं कि 1857 ने आने वाले भारत के लिए क्या बीज बोए। अब अंग्रेजों ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बदली। अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए उन्होंने कुछ चीजें तो ठीक की, जैसे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली पॉलिसी खत्म कर दी। भारतीय राजाओं को गोद लिए हुए बेटों को गद्दी सौंपने का अधिकार भी वापस मिल गया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने दमन की नीति भी अपनाई। आर्मी में भारतीय सैनिकों का अनुपात घटा दिया गया और सबसे खतरनाक, हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालो और राज करो की नीति को और भी ज्यादा सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया। और शायद यही इस पूरी कहानी का सार है। जैसा कि कहा जाता है, क्रांति की ज्वाला ठंडी जरूर पड़ गई थी, लेकिन बुझी नहीं थी। ये आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। 1857 के विद्रोह ने लोगों के दिलों में देश के लिए प्यार की, आजादी की एक ऐसी मशाल जलाई जो आगे चलकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। तो आखिर में सवाल वही रहता है, इसे क्या कहा जाए? एक नाकाम बगावत या एक आजाद मुल्क के सपने की पहली चिंगारी? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम इतिहास को किस नज़र से देखते हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, 1857 की इस घटना ने भारत के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया था।